हाँ बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। आ गए सबके नहीं? चलो। लक्ष्य का आपकी शीट में डीईएफ पार्ट नहीं है इस चैप्टर का? बच्चों आपके औरों में है? तो नहीं, या तो बाई चांस कोई प्रिंटिंग में कुछ इशू हुआ होगा। ये पीडीएफ से देख लेना लक्ष्य का, है ना? बताओ बच्चों, इसमें आगे कहाँ से करना था? ई पार्ट से? सर हम्म सर एक बार सर यस। उसका सिंगल का 15 देख लो एक बार। ये वाला? यस सर। हाँ जी। सर इसमें सर हम वेलोसिटी क्या लेंगे? ये लिखा हुआ है ना, जस्ट सफिशिएंट टू मेक इट रीच पॉइंट बी, रूट जीएल, रूट 5 जीएल। रूट 4 जी नहीं लेंगे? क्यों? ये तो स्ट्रिंग है ना। सर हमें तो मतलब कंप्लीट सर्कल थोड़ी ना करवाना है, हमें तो बस वो बी पॉइंट तक पहुंचाना है, उसके बाद उसका कुछ मर्जी हो। तो हमें तो नहीं तो सिर्फ 4G। पहुंचेगा ना। इस केस में तो अगर आप ये करोगे, मतलब अगर आप रूट 4 जीएल दोगे तो क्या होगा कि फिर तो वो ये किसी एक पोजीशन पे पहुंच के सर्कुलर वो खत्म, वो स्टार्ट कर देगा दूसरी मोशन प्रोजेक्टाइल वाली। तो कुछ ऐसा पाथ बना के कुछ जाएगा, स्लैक हो जाएगा ना इन बिटवीन, तो बी पे जाएगा ही नहीं, पहुंचेगा ही नहीं वो बी से पहले ही स्लैक हो जाएगा? हाँ, मतलब एग्जैक्ट बी पे जाके नहीं उसकी वेलोसिटी 0 होगी? उससे पहले ही स्लैक हो जाएगा ना। आप निकाल सकते हो कब टेंशन 0 हो जाएगी, कहीं इन बिटवीन ही आ जाएगा पहले ही। ओके सर, हाँ जी। पार्ट सी का 2। बच्चों ये क्या है स्टेटमेंट, ठीक है गलत है? स्टेटमेंट 2 तो ठीक ही है, स्टेटमेंट 1 बताओ बच्चों। स्टेटमेंट 1 ठीक है बच्चों? ध्यान से पढ़ो। हाँ, वीरल सेपरेशन इक्वल टू वीरल अप्रोच होता है, लेकिन किस डायरेक्शन में? वो तो सिर्फ अलोंग नॉर्मल होता है ना। टू डी कोलिजन भी तो होते हैं। शोभित, यही डाउट था तुम्हारा? जैसे ई का हम एक्सप्रेशन कैसे ड्राइव करते हैं? ई का एक्सप्रेशन क्या मतलब कह रहे ई हो? इक्वल टू वी रिलेटिव सेपरेशन अपॉन वी रियल हाँ अप्रोच हाँ जो होता है, हाँ, हम उसे डिराइव कैसे करते हैं? नहीं कर सकते, सीधा रिजल्ट बना हुआ। बट यस, वो जो होता है वो अलोंग नॉर्मल होता है। तो बच्चों
मतलब इसीलिए इस क्वेश्चन में मतलब दोनों को मार्क्स मिले थे जो आईआईटी ने आंसर दिया था ना ऑफिशियल। मतलब ऑब्वियसली ये रीजन तो नहीं है ना, ये तो हमें पता ही है। तो बट उन्होंने कुछ मेंशन भी नहीं किया हुआ कि ये 2D कोलिजन ही है, राइट? तो जैसे मैं आपको शुरू से कहता हूँ ना कि भाई आपने जिस तरीके से भी सोचा हो ठीक है। तो मतलब आईआईटी ने जो मार्क्स दिए थे इसमें, मतलब जिसने स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों को ठीक माना था उसको भी मार्क्स मिले थे, और जिसने सिर्फ स्टेटमेंट 2 को ठीक माना था उसको भी मार्क्स मिले थे। ठीक है जी। हाँ, ई पार्ट। एफ पार्ट। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ठीक तब होगी अगर 1D कोलिजन लिखा होता स्पेसिफिकली। थर्ड क्वेश्चन। ये इस तरीके से है, और ये हमें कहा है कि अगेन बच्चों हम थोड़ा ये ध्यान रखें कि ये जो है ये 2 मीटर है, वाइल ये जो हाइट है दिस इज जस्ट 2 सेंटीमीटर। प्रोबेबली कहीं इसका यूज होना हो। मास 1 ग्राम है। फाइंड टोटल डिस्टेंस इन मीटर कवर्ड बाय पार्टिकल बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। तो बच्चों इससे आप समझ सकते हो कि एक आप अप्रोक्सीमेशन ये बना लोगे कि जो आपका नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो mg cos थीटा आएगा आइडियली तो, बट वो सिर्फ mg बन जाएगा क्योंकि थीटा तो बहुत छोटा बनेगा, ये वाला एंगल। सर ये नहीं सोचा मैंने, बस ठीक है हो जाएगा। हाँ मैंने वो एंगल्स के में का बहुत कॉम्प्लेक्स सा बन गया था। हाँ। अब यही चीज है ना, थोड़ा मतलब हमें उस टाइम पे दिखनी चाहिए है ना, वो बताएंगे नहीं बट उन्होंने इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको। ये भी पता चल रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना? तो बस वो माइंड में आना चाहिए कि ये इस तरह से वैल्यू से देखना है हमें। आगे बचा ये कॉन्स्टेंट ई पार्ट ई सी। तो ये सी अगर इसको डिफरेंशिएट करके देखोगे ऐसा है कि वो मतलब एफ नेगेटिव आ जाता है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है।
हाँ भाई, तो आपको आएगा x नेगेटिव है तो f पॉजिटिव आएगा। सर हम्म सर सी की जो एस ऑप्शन है उसमें सर डिफरेंशिएट करने के बाद -a to 0 इसमें नहीं मतलब अट्रैक्टिव आ रही 0, a से अट्रैक्टिव आ रही है। बच्चों बताओ, -a से 0 में फोर्स पॉजिटिव नहीं आ रही क्या? फोर्स पॉजिटिव आ रही है और मतलब 0 to a में नेगेटिव आ रही है। यस हाँ, सर। फिर तो ठीक हो गया, फिर तो सर सही हमें हो ये गया नहीं ना। कहा कि मतलब माइनस टुवर्ड्स x इक्वल टू 0 नहीं चाहिए ना। सर हमें ये नहीं कहा तो -a से a होना चाहिए, मतलब मॉड x लेस देन a का मतलब ये होता है। हाँ, उन्होंने ये कहा है कि मॉड x लेस देन a में जो फोर्स है वो हमेशा टुवर्ड्स x इक्वल टू 0 होनी चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर x पॉजिटिव है तो फोर्स इधर को होनी चाहिए, x नेगेटिव है तो फोर्स इधर को होनी चाहिए। सर अट्रैक्टिव मतलब ये नहीं होता कि मतलब f नेगेटिव हो बस। नहीं नहीं नहीं, यहाँ क्लियरली मतलब किसकी तरफ अट्रैक्टिव ये लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे किसकी तरफ अट्रैक्टिव है, ओरिजिन की तरफ। सर समझ नहीं है कि मतलब हम सिर्फ नेगेटिव क्यों नहीं कहते, नहीं नहीं नेगेटिव नहीं, से वो दिक्कत। वो पोटेंशियल एनर्जी में होता है, जब हम एक पार्टिकल ले लेते हैं और हम दूसरे पार्टिकल के ऊपर बस कंपेयर कर रहे हैं, यस सर। तब वो चीज होती है। यहाँ तो हमें सीधा ही ये देखना है ना कि जो फोर्स है वो x इक्वल टू 0 की तरफ होनी चाहिए हमेशा। अच्छा मतलब जब नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो वो 0 को खींच रही है, हाँ जब हाँ पॉजिटिव पे। हाँ, ये तो क्वेश्चन में क्लियरली स्पेसिफाइड ही है। ओके सर। ये बच्चों फोर्थ का आंसर मैच नहीं कर रहा, क्या आंसर आ रहा है? फिर उसका हाफ आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है, आंसर बताओ। 5 दिया हुआ है, 2.5 आ रहा है। सबका 2.5 आ रहा है बच्चों? ठीक है, आगे। 7 का आंसर 7। 4 आ रहा है। हम्म ठीक है, 10th का बेसिकली तो हमें वर्क डन निकालना है ना इस फोर्स का। तो बच्चों इस फोर्स का वर्क डन क्या होगा? ये फोर्स जो है दिस इज ऑलवेज पैरेलल टू द लाइन PQ, तो इस फोर्स का वर्क डन क्या हो जाएगा? फोर्स के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है ना, तो ये 18 × 5 हो गया। सीधा ही कह सकते हैं ना। तो फिर 9 बन गया आंसर, इज इट? हाँ, वर्टिकल प्लेन है, ग्रेविटी भी तो है। इसका 90 आ गया माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी
वो कितना हो गया 40। बच्चा आपको याद है आपके एक्सरसाइज 3 में एक क्वेश्चन था जिसमें ऐसे 3 केस थे ना, और मैं आपको कहता होता था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मतलब अगेन मुझे पता नहीं था, देखो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन यहाँ आया हुआ है। हाँ 7th का 4 आएगा, यस। Subjective third. What will be the speed with which mass m will hit the wall when mass m is released? तो बच्चों जब मास m इसको हिट करेगा वॉल को, ये इसमें ना आपने कंस्ट्रेंट में गलती की होगी। इसकी स्पीड ऐसे है, ऐसा फिगर होगा बच्चों। सर हम्म, सर इनिशियली मास m रेस्ट पे कैसे है, कैपिटल मास m सर नीचे फोर्स लग रही है और ऊपर कोई फोर्स ही नहीं है उसको रेस्ट करने के लिए, जिसके कारण नहीं स्ट्रेंथ लिखा है ना इज हेल्ड एट रेस्ट, मतलब हमने एक्सटर्नली रखा हुआ था। ओके सर। तो बच्चों देखो ये टोटल डिस्टेंस 2 है, राइट, और ये डिस्टेंस 1 है। तो पहले तो ये बताओ कि जब कैपिटल M, ये जो ब्लैक वाला मास है, ये नीचे गया 1 मीटर, तो राइट साइड वाला मास कितना ऊपर गया? ये आप निकाल सकते हो ना, ये √5 - 2 आ गया है ना, जो रेड वाले थ्रेड की लेंथ है वो √5 बन गई। तो पहले जो लेंथ थी वो 2 थी, अब √5 हो गई, तो इसका मतलब ये वाला मास m √5 - 2 पर गया होगा। ये बात समझ आई बच्चों? नहीं नहीं, टोटल तो 2 थी ना, 1 तो उसका ब्लॉक से डिस्टेंस है, देखो पुली से डिस्टेंस तो 2 है ना। तो एक तो ये लगा, दूसरा अब इसकी वेलोसिटी v', तो बताओ अगर ये एंगल थीटा है बच्चों, तो v और v' में क्या रिलेशन हुआ? सर सर ये जो स्मॉल m है सर, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, नहीं, तो सर फिर हम वेलोसिटी क्यों लिख रहे हैं? हम तो उस इंस्टेंट की लिख रहे हैं जब वो हिट कर रहा है, सर एनर्जी वो कंजर्वेशन इंस्टेंटेनियस लगानी है ना हमें। वेलोसिटी। ओके सर, हाँ जी। क्या रिलेशन होगा इसमें?
भाई थ्रेड के अलोंग वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, तो गोपाल आपने गलत लिखा है शायद। ये एंगल कितना बना? तो नहीं ठीक है, ये एंगल थीटा बन गया, तो आपके पास बन गया v cos थीटा इक्वल टू v डैश। तो ये रिलेशन आ गया, हाइट्स आ गई, अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो आप, राइट? तो इसके अंदर वो 2 मीटर वाला देखना एक बारी, मुझे तो ऐसे लग रहा है अभी जो पुली है वो ये पहले देखो ना, पुली एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द वॉल, यस सर, तो ये टोटल डिस्टेंस 2 था हॉरिजॉन्टल, हाँ बिल्कुल यस। और m का डिस्टेंस 1 था। जो शिफ्ट हुआ है वो तो मतलब एम और पुली के बीच में जो डिस्टेंस है वो देखेंगे ना, मतलब वो कितना इंक्रीज हो गया। नहीं, आप ये देखो कि पहले पुली के लेफ्ट पे कितना थ्रेड था, कितनी लेंथ ऑफ थ्रेड थी, बाद में कितनी है? एम के बाद वाली थ्रेड से तो मतलब वही नहीं है ना, मतलब जो एम और पुली के बीच में जो थ्रेड है वो उसको कंजर्व कर रहे हैं हम। अच्छा 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 अच्छा, राइट राइट राइट, ठीक है, सही कह रहे हो, बिल्कुल। हमें तो इस थ्रेड से कंपेयर करना है, जो पहले ये थी और अब यहाँ पहुंच गई, बिल्कुल। पहले 1 थी, बाद में √5 हो गई, तो √5 - 1 आएगा, यस। ठीक है बच्चों, समझ गए? ये रिलेशन कैसे आया कि अगर थ्रेड की लेंथ कांस्टेंट रखनी है तो थ्रेड के अलोंग वेलोसिटी के कंपोनेंट इक्वल होने चाहिए ना। अदरवाइज तो थ्रेड टूट जाएगा। या ऐसे कह लो, थ्रेड के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी 0 कर दी। डन बच्चों? फिफ्थ का आंसर बच्चों, आ रहे हैं नहीं बच्चों? सर हम्म सर इन्होंने जैसे फिफ्थ में ये लाइन लिख दी, फ्रेगमेंट्स सेपरेट हॉरिजॉन्टली। हम्म सर अब उनके अब डायरेक्शन सेम तरफ को मानिए कि अपोजिट? कुछ भी हो सकती है, उसका तो कुछ नहीं, वो तो मोमेंटम कंजर्वेशन से आ जाएगा। नहीं सर, अगर हम जैसे मोमेंटम की एक इक्वेशन लिखें और एक एनर्जी की लिखें, हम्म तो जैसे एनर्जी की तो स्क्वायर में बनती है, तो फिर वो क्वाड्रेटिक सॉल्व करके ना एक एक की वेलोसिटी के ही दो आंसर आते हैं। दोनों से सेम आता है, दो केसेस से सेम आंसर आता है सेपरेशन का। दोनों से सेम आंसर आता है। यस सर। सर ये चीज कोइंसिडेंस है कि मतलब आना ही चाहिए? 1 मिनट फिर बोलो, क्या कर रहे थे? सर के जैसे एक हम मोमेंटम की इक्वेशन लिखते हैं हाँ, एक और एनर्जी एक की। हम लिखते हैं एनर्जी के में है स्क्वायर, हाँ, तो वो क्वाड्रेटिक बनती है। यस, तो उस क्वाड्रेटिक के जैसे मैंने एक की वेलोसिटी v2 मान ली, तो v2 के दो आंसर आते हैं ठीक है। और उसी के कॉरिस्पॉन्डिंग ही फिर v1 के भी दो आंसर आ जाएंगे। हाँ, अब उनसे लेकिन आंसर उनकी जो, जो आंसर जो उससे बनेगा वो सेम ही बन रहा होगा। हाँ जी, ये वैसे हाँ, कोइंसिडेंस वो है कि मतलब वही आना ही चाहिए? हमेशा ही होगा ऐसा।
मतलब इस सिचुएशन में दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती, एक ही बनेगी फाइनली। आंसर अब सही है कि नहीं? 5 kg 20-60 डिग्री। राम वो किया था कि बाद में काइनेटिक एनर्जी डबल कर दी, और वो हाईएस्ट पॉइंट पे की थी डबल, इनिशियल तो नहीं की थी? फिर इसका आंसर 75 आ रहा है, एक बार पूछना। क्या आंसर आ रहा है भाई, बोलो पूछो। मेरा तो 25√3 आ रहा है। वो मतलब अप्रोक्सीमेटली उतना ही है, वो जी को 10 लिया हुआ है मैंने, इसलिए। अच्छा, इन्होंने 44.175 दिया। 35√3 से क्या बनता है? ये तो नहीं बनेगा। आपकी वेलोसिटीज क्या आती हैं राम? सिक्सटी। सर -5 and 30 आती हैं वेलोसिटीज बच्चों। सर एक तो 5,30 मतलब एक 5 और एक 30 और एक 15 और एक -10 ऐसे मतलब तो ये आ रही है पेयर। अच्छा Yes, राम, sir. आपका वो माइनस Yeah. का गड़बड़ लग रही है बस, मतलब 5 and 30 आनी चाहिए, या तो 5 and 30 या -10-15। क्या? नहीं, -10 -15 नहीं आएगा, फिर -10 and 15 आएगा। ठीक है जी, ये शीट हो गई। उसका आंसर सही है। फिर तो सही है, हाँ फिर तो आ ही गया 35√3। सर वो 60 के आसपास नहीं बनेगा? इसका 25√3 है था। 25√3 बनता है आंसर। चलो भाई आगे, शीट 1 सेकंड का ये आएगा। ये तो याद ही हो गया होगा अब तक, इतनी बार देख लिया क्वेश्चन। आगे ये तो बच्चों बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, है ना? इंटीजर थर्ड, इसका आंसर 2 आएगा, है ना? टू ही दिया हुआ है। बच्चों इसके दो आंसर्स बनते हैं एक्चुअली। देखो, हाँ
देखो एक आंसर तो सीधा सीधा 8 बन रहा है ना, 4/0.5 करके, और ये 2 कैसे बनता है? ये कुछ ऐसा हो जाता है ना कि वो बॉल के साथ ही कोलाइड कर जाएंगे सारे इकट्ठे। टू कैसे निकाला है बच्चों, मुझे बताना एक बार। एट तो सीधा आ गया, उसके फ्रेम में रिलेटिव वेलोसिटी लगा दी आपने। हाँ वाह, 2 सेकंड में ये हुआ कि पूरा रॉकेट ही 4 मीटर आगे चला गया, और मतलब सारा कुछ ही रॉकेट की राइट वॉल पे पहुंच गया, है ना। तो हाँ, लेफ्ट वाली वॉल पे कोलिजन हो गया, यस। तो इस क्वेश्चन में भी बच्चों ये आईटी से क्वेश्चन गलत फ्रेम हुआ था, दोनों को मार्क्स मिले थे 2 और 8, ठीक है। इसके अंदर वॉल के साथ कोलिजन का कुछ गिवन ही नहीं इंफॉर्मेशन। हाँ बट मतलब अब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे दिए हुए हैं, तो ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो मतलब वो केस भी एक बन सकता है ना। ओके। सर इसमें जैसे मतलब 2 सेकंड पे पहली बार हो तो रहा है मतलब, तो फिर वही नहीं फाइनल आंसर कंसीडर किया? ना, दोनों को मार्क्स दिए थे। जो 8 वाला है वो तो मतलब सेकंड वाला कोलिजन है ना? एम्बिग्विटी हो गई ना, एक्चुअली 8 में तो क्या हो गया कि अगर हम स्ट्रिक्टली बात करें तो 8 में गड़बड़ है, क्योंकि 8 से पहले तो वो 2 पे ही स्ट्राइक कर गए। अब हम मतलब बेसिकली अजम्पशन ले रहे हैं कि हाँ इलास्टिक कोलिजन है, उसके बाद फिर राइट को गए, और क्वेश्चन में ऐसा तो लिखा नहीं है कि फर्स्ट टाइम वाला ही आंसर दो, इसलिए उन्हें फिर दोनों को मार्क्स देने पड़े। ठीक है जी, आगे डी में कौन सा कह रहे थे? D2 का आंसर बच्चों ठीक है गलत है? ठीक है, करना भी ट्राई, दोबारा हो ही जाएगा, कुछ नहीं है। असर्शन में कौन सा? स्टेटमेंट 1। अच्छा, हाँ बच्चों, तो ऐसा होता है ना, जो स्टेटमेंट 1 है दैट इज ट्रू, बट उसका रीजन क्या होता है? मतलब उसका रीजन है कि वो मतलब आई का एंगल कितना चेंज हो रहा है, मतलब बेसिकली जो किसी भी पॉइंट, किसी भी बॉडी का आप जो रेडियस वेक्टर बना रहे हो, वो रेडियस वेक्टर कितना रोटेट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है ना। तो सन इतनी दूर है कि अगर सन मूव भी करता है तो उसका जो रेडियस वेक्टर है वो प्रैक्टिकली जो एंगल है वो नेग्लिजिबल बनता है, राइट? समझ रहे हो बच्चों? तो इसके अंदर अगर ट्रेन की स्पीड बहुत ही ज्यादा हो, मतलब लाइट की जितनी हो, मतलब हाँ बहुत हाँ, बहुत ही ज्यादा, तो मैं दिखेगा ना कि फिर तो डिस्टेंस। दिखेगा, यस यस बिल्कुल। और सेकंड तो चलो दिया ही हुआ है, बट मतलब रीजन ये नहीं है, राइट? स्टेटमेंट 1 का रीजन स्टेटमेंट 2 नहीं है, स्टेटमेंट 1 का रीजन तो ये एंगल वाली चीज है, ये जो राइट? लेबोरेटरी फ्रेम लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, मतलब
बेसिकली एक प्रॉपर फ्रेम जहाँ से आप देख रहे हो, कोई ऐसे इम्पोर्टेंस नहीं है उसकी। आगे बच्चों। तो जो देखो इस केस में क्या होगा, हमें पता है ना, जैसे हमने क्वेश्चन किया हुआ है कि एक टाइम आता है कि जब नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाता है। है ना, हेमिस्फीयर में cos इनवर्स 2/3। तो क्या होगा, cos इनवर्स 2/3 से पहले तक तो ये इसको पुश कर रहा होगा, राइट, नीचे को दबा रहा होगा, और बाद में वो तो कांटेक्ट छोड़ना चाहेगा, तो किस तरह से लग रहा होगा उस पे, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना, पहले उल्टी हो जाएगी। बच्चों ये भी एक क्वेश्चन रिपीट है, मतलब इसके जैसा क्वेश्चन कहीं और भी मुझे ख्याल आ रहा है, अभी हमने रिसेंटली किया था ना, वो ऐसा कुछ था, ट्यूब में है, ट्यूब में बॉल गिर रही है, तो कुछ बताना था, है ना, उसमें भी यही है कि पहले नीचे वाली वॉल को टच कर रही होगी, बाद में बाहर वाली वॉल को टच कर रही होगी cos इनवर्स 2/3 के आगे। समझ गए ना बच्चों लॉजिक इसका? वन का सी आएगा। बढ़ आगे। इंटीजर का फोर्थ। सर इसका आंसर ठीक आ रहा है, एक बार पूछ। नहीं लग तो नहीं रहा, क्या आंसर आ रहा है बच्चों? C4 का। चलो कर लेते हैं। 30-60, speed of A is 100, time t equal to 0, observer in A finds B at a distance of 500 meters. This observer sees B moving with a constant velocity perpendicular to the line of motion of A. T equal to T0 पे कुछ जस्ट कोलिजन वाली कंडीशन है, तो T इक्वल टू 0 पे क्या है, सी, बस हमें वो सिचुएशन को थोड़ा सा विजुलाइज करना है। T इक्वल, भाई A की वेलोसिटी है 30 डिग्री एंगल पे, B की है 60 डिग्री एंगल पे, A को B का डिस्टेंस 500 दिख रहा है, और उसको उस इंस्टेंट पे B
ए की स्पीड perpendicular to the line of motion of wave. तो बच्चों पहली कंडीशन तो ये हो गई कि रिलेटिव वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर है ना? इससे सीधा सीधा आपके पास एक कंडीशन निकल आएगी। बच्चों कैसे निकाल सकते हो? सी रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर आने का क्या मतलब हुआ बच्चों? कि इस लाइन के अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी सेम है, isn't it? अगर मैं v की वेलोसिटी के इस लाइन के अलोंग दो कंपोनेंट्स ले लूं, ये एंगल 30 बन गया, तो ये v sin 30 बन गया, और ये वाला कंपोनेंट v cos 30 बन गया। तो a को सिर्फ परपेंडिकुलर वाला दिख रहा है, वो कब पॉसिबल होगा? अगर ये v cos 30 इक्वल टू 100 हो जाएगा, है ना? तो एक हमने पहले b की वेलोसिटी निकाल ली 200/√3। राम ठीक है, 100√3 नहीं बनेगा। सर मैं ये कह रहा था कि मतलब एक क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, मतलब जिसने चेक किया था वहाँ पे वैल्यू गलती हुई है। जो ये इनिशियल वैल्यू है, यस सर, वहाँ पे मतलब 100√3 है। अच्छा सर जैसे ऐसे आपने किया मतलब ये वाली वैल्यू से 5√3 आंसर आता है। ठीक है, ऐसे करके पीछे 5 है। 5√3 आ रहा है और वैसे 5 होगा, है ना? यस सर 5 है पीछे। हाँ वो तो बस ठीक है। तो समझ गए ना कैसे करना है? हाँ, a की स्पीड 100√3 है। तो उससे b की स्पीड 200 आ जाएगी। Fill in the blanks. Second,
तो बच्चों ये इस केस में क्या होता है कि देखो बच्चों, मतलब बिल्कुल इनिशियल इंस्टेंट पे ऐसा हो गया है ना, लाइक दिस। अब थोड़ी सी देर बाद ये थोड़ा सा इधर को जाएगा, ये इधर को जाएगा, ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, करेक्ट। तो ये ऐसे फिर से एक बाय सिमेट्री एक स्क्वायर बन जाएगा। तो ये करते करते बच्चों फाइनली ऐसा हो जाएगा कि ये सारे पार्टिकल्स इस तरह जाते हुए सेंटर पे कन्वर्ज कर जाएंगे। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? सर इसका कोई प्रूफ है कि मतलब भी ऐसे ही मतलब मैथमेटिकली इसके पाथ को कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकल तो बहुत मुश्किल है, तो ऐसे मतलब मतलब सिमेट्री से ना वो इम्पॉसिबल सा है मैथमेटिकली तो। सर ऐसे मतलब सिमेट्री से ना ऐसे सोचा नहीं जाता क्योंकि के की एल पे डिपेंडेंट है, एल की एम पे डिपेंडेंट है मोशन, एल बट उसको वही फॉलो है ना, कर रहा है। मतलब इसीलिए ये जरूरी है कि क्योंकि डिपेंडेंट है इसीलिए तो सिमेट्रिक हो गया ना, इफ यू थिंक। फिर वो स्क्वायर वाला कैसे चलेगा? नहीं, स्क्वायर वाला तो मुश्किल है खैर सोच पाना एकदम। ओके वो तो इससे समझ आता है कि मतलब जो कंडीशन अभी है वही कंडीशन बाद में, तो अगर अभी स्क्वायर है तो बाद में भी स्क्वायर ही होना चाहिए ना। हमने कौन सा कोई कंडीशन में कुछ चेंज किया? ओके सर इसका ये बनता है ना कि ये सर्कल का एक मतलब पार्ट बनता है आर्क, किसका? सर्कुलर ये पाथ होता है। नहीं, सर्कल होना तो कोई जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है। ना। तो फिर मतलब हम ये फिर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये निकालना ही नहीं पड़ता। हमें डिस्टेंस नहीं निकालना, हम तो इसमें जैसे मैंने आपको कह रहा था कि ये हर इंस्टेंट पे ही ये ऐसे एक स्क्वायर बन जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो मतलब यू विल बी एबल टू प्रूव कि मतलब ना इसकी वेलोसिटी अलोंग द डायगोनल कांस्टेंट आ जाएगी। ठीक है, तो वो सीधा सीधा ही बस डिस्प्लेसमेंट अपॉन कंपोनेंट अलोंग डायगोनल करना होता है। अब बच्चों मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है फ्रैंकली कि जो बिल्कुल ही टिपिकल है, मतलब ये आप ऑब्वियसली उस टाइम पे नहीं सोच सकते। ठीक है, सर ये क्वेश्चन में से प्रीवियस है मतलब इसके ऊपर वो लगा नहीं हुआ मार्क मतलब मुझे भी याद नहीं मतलब, बट मतलब ऐसे क्वेश्चंस की तो चिंता करनी ही नहीं चाहिए क्योंकि बिल्कुल टिपिकल है। मतलब ये वैसे क्वेश्चन है जिसने मतलब अगर पहले किया भी होगा ना तो उसका भी नहीं कभी एग्जाम में जाके होता है ऐसा क्वेश्चन। तो मतलब इट इज इम्पॉसिबल कि आप उस टाइम पे मतलब ये क्वेश्चन तो बच्चों होता ही इसलिए है कि आप उसी टाइम छोड़ दो बस देख के, और इसका कोई फायदा नहीं है।
सर इसमें अगर हम जैसे उस पाथ को अगर क्वार्टर माने एक सर्कल का, मतलब आंसर तो सेम आ जाता है, तो वो मतलब कोइंसिडेंस है कि कोइंसिडेंस है, हाँ। आगे बचो। सब्जेक्टिव थर्ड। फिर इसके सेकंड केस में वही एक एनर्जी वाली कंडीशन लगाएंगे, टेंशन स्लैक वाली। स्ट्रिंग मूव्स टू एन एंगल ऑफ 120। ये तो एनर्जी होगा मेरे ख्याल। सब्जेक्टिव 3 का आंसर 37 आता है बच्चों। सर एनर्जी से 37 आता है। सर वैसे हम मतलब क्यों ऐसे, तो कैसे पता लगा भी ये एनर्जी वाली कंडीशन कि पहले स्लैक नहीं हो रहा? मतलब इसमें हम ये assumption मान रहे हैं कि बेसिकली वो उस एंगल तक जा रहा है और मतलब थ्रेड स्लैक नहीं हुआ तब तक, राइट? अभी आंसर आ रहा है। मेंशन्ड होना चाहिए। बिल्कुल मेंशन्ड होना चाहिए, अदरवाइज तो एम्बिग्विटी आएगी। सर हाँ जी। सर जो हम रूट 5GL वाली वेलोसिटी वाला प्रूफ करते हैं एक कंप्लीट सर्कल का, तो सर उसमें हमारी कंडीशन क्या होती थी टॉप पे? टेंशन 0। सर तो फिर हम यही नहीं मानते थे कि जो टेंशन 0 होगी मतलब वो वही पॉइंट पे जाके ही 0 होगी? हाँ, हमने ये निकाला था ना कि क्या स्पीड हो ताकि हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0, तो उससे हाईएस्ट पे रूट जीएल निकलाती स्पीड कि रूट जीएल स्पीड होगी तो टेंशन 0 होगी। फिर उससे नीचे वाली रूट 5GL निकल आती है। सर इसका तो 30 डिग्री आ रहा है थर्ड का। 30 आता है क्या बच्चों? 37 आ रहा है। 37 आएगा भाई। सर मतलब जैसे cos थीटा है वो 4/5 रूट 7/6 बनता है, तो जो cos थीटा है वो 0.864 आ रहा है और cos 30 0.866 है। नहीं, मेरे ख्याल से तो cos थीटा एग्जैक्ट 4/5 आ रहा होगा। यस सर, मेरा तो यस सर एग्जैक्ट 4/5। सर एक बार करके देख लो प्लीज। नहीं, जो आप कह रहे हो वह तो कभी होता ही नहीं वैसा, तो मतलब कि ऐसा कभी नहीं होगा कि न्यूमेरिकली आंसर आ रहा हो और उससे फिर उससे मतलब रूट 3 टाइप बना के हम उससे एंगल बनाए। एनर्जी कंजर्वेशन लगा के आपने क्या किया, एनर्जी लगाया या मतलब ये लगाया कि 120 पे टेंशन 0 की है? सर एनर्जी लगाया और V0²/L = G/2। ये क्या है V0²/L = G/2? मतलब एनर्जी और टेंशन 0 की है। नहीं, एक ही होगा ना, सिर्फ एनर्जी लगाओ। उससे ज्यादा लग जाए 37। आगे बच्चों।
फिफ्थ तो बस वो हाइट एच पे वो बन जाएगा, बस वो कंपोनेंट, मतलब इसमें वो सर्कुलर का भी लगेगा कंसेप्ट। हाँ जी, एनएलएम। सब्जेक्टिव 7th में क्या प्रॉब्लम है स्पर्श? ये प्लैंक के एक्सेलरेशन का मतलब क्या काम है? मतलब यूज होएगी इक्वेशंस में। ये सर अब जैसे ये प्लैंक है, ये इससे चलने लग गया, तो मतलब इनको प्लैंक का डिस्टेंस भी नहीं देना चाहिए कि मतलब ये जो है अपना ये जो रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ये मतलब कितने डिस्टेंस पर है एज से, तो उससे फिर टाइम में नहीं फर्क पड़ेगा कितनी देर। कैसे? अगर ऑब्जेक्ट मतलब कुछ डिस्टेंस पे है प्लैंक के, अब सर फ्रिक्शन तो माननी नहीं। फ्रिक्शन का तो क्या रोल है इसमें? ये तो काइनेमेटिक्स से हो जाएगा ना सारा। नहीं, हमने यही मानना है कि ये जो ए वाला है ये टी इक्वल 0 पे गिरने लग गया। है ए जो है वो तो फिक्स्ड है उसके ऊपर, प्लैंक के ऊपर। मतलब ए और ये प्लैंक में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। मतलब जो तो वो ये तो 1.5 है ये ए की भी आएगी। हाँ हाँ। सर थर्ड में एनर्जी के बाद क्या करेंगे? बस वो V0 कर दोगे तो उससे निकल आएगा। मतलब अगर 120 पे V0 हो रहा है तो उससे आप लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकते हो ना। एनएलएम बताओ बच्चों। सर V0 से पहले टेंशन नहीं जीरो होगी? नहीं, वही मैं कह रहा था, मतलब वही मैंने लिखवाया था कि मतलब ये दिया होना चाहिए था, वो मिसिंग है उसमें। क्या क्या गिवन होना चाहिए? कि भाई V0 होना चाहिए, कि मतलब कि थ्रेड स्लैक नहीं हुआ 120 तक। सर जब गिवन नहीं है तो हम थ्रेड स्लैब को ही मानेंगे। नहीं मतलब क्लियर नहीं हो रहा ना, आपको ये कहा है बस कि वो 120 तक गया। अब हाँ जी। अब उस पे क्या हुआ ये क्लियर नहीं है ना क्वेश्चन में। यस सर। तो इसलिए कंफ्यूजन है। तो हमने फिर करेक्शन क्यों किया 37 डिग्री बनाया? मतलब वो तो किसी भी तरह बना सकते थे, मतलब क्योंकि उससे प्रॉपर एंगल बन रहा था 37, इसलिए मैंने कह दिया कि ये मान लो। अच्छा ओके सर। हाँ जी, सेकंड का सी आ रहा है बच्चों। थर्ड का ए आ रहा है। फोर्थ का सी आ रहा है। सर सेकंड में तो रॉड ही है तो जीरो ही होगा। क्यों? रॉड क्यों हिलेगी? रॉड भी तो हिल ही सकती है। सर वो तो हिंज लगाया होता है रॉड में तो हिलती है। हाँ
तो यहाँ पे तो सीधे ही रॉड लगाई हुई है उसके साथ, तो चिप उधर ही चिपक गया ऐसे। नहीं, सी स्टिल रॉड रोटेट तो कर ही सकती है ना, मतलब ये तो आपको कहीं नहीं कहा किस कि चीज, रॉड रोटेट नहीं कर सकती। जब किसी चीज पे रॉड लगाते हैं वो रोटेट होते हैं। मतलब सीलिंग से रॉड लगाई हुई है, हाँ जी, तो ये रॉड लेफ्ट राइट तो हो सकती है ना, मतलब जो आप कह रहे हो वो तो ट्रिवियल केस हो गया कि आप तो कह रहे हो कि भाई रॉड फिक्स की हुई है सीलिंग से, तो इसलिए एंगल 0। यस सर। नहीं नहीं, मतलब हम ये तो मान रहे हैं कि रॉड रोटेट कर सकती है। मान क्यों रहे हैं? नहीं मतलब क्वेश्चन में फिजिक्स लगेगी ना, ये थोड़ी कहेंगे आपको कि रॉड चिपकी हुई है इसलिए एंगल 0 दे दो। मतलब ये तो हम मान रहे हैं कि रॉड इज फ्री टू मूव। यस सर, मान क्यों रहे थे? क्योंकि तभी सेंस बनेगी क्वेश्चन की। मतलब 0 भी दिया ही है तो फिर सेंस की तो बात नहीं, नहीं 0 है। में भी 0 इस तरह बनता है कि हाँ फिजिकली कुछ ऐसा हो जाता है कि 0 आ जाता है ना। तो वैसे गिवन भी 0 है तो उससे भी आप खुद सोचो, मतलब हम ये कह पाएंगे कि हिल नहीं सकती रॉड इसलिए आंसर 0 होगा। सस्पेंडेड लिखा है ना, प्लम बॉब इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ कार बाय लाइट रिजिड रॉड। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो वो पेंडुलम टाइप सिचुएशन हो जाती है ना। फोर्थ का सी कैसे है? ये जो मतलब दिया हुआ एक्सप्रेशन ये क्या है? दिस इज चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू टाइम। सर यहाँ पे टी नॉट क्या है? वो तो उन्होंने दिया हुआ है टाइम, वैसे 2t नॉट दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। बच्चों रोटेशन वाले छोड़ दो, है ना, अभी 8th छोड़ दो, ये उसको रोटेशन के साथ कर लेंगे डिस्कस। नाइन्थ का आंसर ऑप्शंस में नहीं है? यस सर। ठीक है, हो सकता है। क्या आता है? फोर्टीन 14.06 आता है। बट बच्चों चलो ठीक है, मतलब बट अगर आ गया ये एग्जाम में तो फिर आप 15 मार्क करके आओगे, है ना, छोड़ना नहीं है। फिर इसका आंसर वैसे बी दिया हुआ है 10। नहीं वो तो चलो गलत हो। नहीं नहीं, क्लोजेस्ट मार्क करोगे ना तो 15 मार्क करोगे। अच्छा ये तो ये है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एफ सच दैट ब्लॉक डज नॉट मूव, हाँ फिर 12 करना पड़ेगा। यस, 15 पे तो मूव कर जाएगा। ये मतलब ये क्वेश्चन वैसे ठीक था बच्चों, यहीं पे ही कुछ मिसप्रिंट है इसमें, वो एग्जैक्ट ही आ रहा था। मल्टीपल 3।
ये बच्चों 11th क्वेश्चन में देखो, सी जो ये ऐसे हो जाएगा ना, mg नॉर्मल और फ्रिक्शन ऐसे। तो ए और बी तो आ ही गया, सी और डी में क्या होगा बच्चों? सी ऑब्वियसली ब्लॉक रेस्ट पे है तो नेट टॉर्क तो जीरो होएगी, बट वो नेट टॉर्क जीरो किस तरह होएगी? क्या हो जाएगा बेसिकली, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये थोड़ा शिफ्ट कर जाएगा। देखो कैपिटल एफ और एमजी की टॉर्क तो जीरो ही है, ओके अबाउट, वो तो चेंज होने से रही। तो एन जो है उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी सच दैट ओके अबाउट स्मॉल एफ और एन की टॉर्क्स जो है वो कैंसिल हो जाए, मतलब ये एन जो है ये थोड़ा सा ऊपर को हो जाएगा। समझ गए? नॉर्मल वैसे तो पूरे एरिया पे लगता है, बट हम उसका इफेक्टिव निकाल लेते हैं कि वो इफेक्टिवली किस पॉइंट पे लग रहा है, इसलिए हम उसको एक एरो से शो कर देते हैं। ट्वेल्थ का आंसर ठीक है बच्चों? ठीक है। 12th में हम्म, सर जैसे स्प्रिंग की एक्सटेंशन 3m मास की इक्वल है, तो ऊपर वो उस 3mg फोर्स लगेगा, नीचे 2mg लगेगा, तो जी नहीं आएगी ऊपर को। नहीं स्ट्रेंथ तो कट ही गया ना बाद में। ये मैं स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ, स्प्रिंग की। मास भी तो 2m है स्पर्श। ओ यस सर, हाँ जी। B2 अभी छोड़ दो बच्चों, रोटेशनल का है। आगे थर्ड का बच्चों डी आ रहा है कि नहीं आ रहा? मिनट देख लेते हैं। पॉइंट 1 kg block remains stationary if theta less than 45 and frictional forces
ये mg1 बन गया। ये तो मैथमेटिकली लिखना पड़ेगा ना, फोर्सेस बैलेंस करके देखना पड़ेगा कि ये चीज पॉसिबल आती है कि नहीं आती। क्या गोपाल, कैसे कर रहे हो, डायरेक्शन कैसे? डी ऑप्शन का पूछा हुआ था ना, तो मैं कह रहा था बस डी ऑप्शन में वो बस डायरेक्शन देख लो, वो डायरेक्शन ही गलत दी हुई है डी ऑप्शन में। मतलब वो थीटा लेस देन 45 तो मतलब देख लेंगे वो मैथमेटिकली। हाँ तो थीटा लेस देन, तो दो चीजें कमेंट करनी है ना, तो थीटा लेस देन 45 के लिए स्टेशनरी रह सकते कि नहीं, वो तो मैथमेटिकली देखेंगे, हाँ पर वो डायरेक्शन वो दूसरे स्टेटमेंट से देखेंगे। तो मतलब मैं कह रहा था कि वो डायरेक्शन ही गलत दी हुई है, वही देख लो एक बार। आप कह रहे हो डायरेक्शन गलत दी है। थीटा लेस अच्छा ठीक है, हाँ वो 45 से कम है तो ये Cos 1 cos थीटा बड़ा हो गया। यस। हम्म, तो मतलब डी ऑप्शन गलत हो गई। सर इसमें ये कर सकते थे कि जैसे अगर सी है तो मतलब डी तो हो ही नहीं सकता। हाँ तो पीछे डी दिया हुआ है क्या? यस, सी और डी दोनों दिए हुए हैं, सिर्फ सी आ रहा अच्छा है। ठीक है। असर्शन 1। तो ये किस लिए होता है स्टेटमेंट 1? वो होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट वाली चीज। तो सर मतलब इसमें इसका मतलब फ्रिक्शन की वजह से थोड़ा सा तो हिलेगा ही सर। मतलब वही होता है ना कि आप सडन खींच लोगे तो खिंच जाता है। ठीक मतलब हाँ उसके थोड़ा सा लिए हिल जाए, बस डिशेस टेबल से गिरनी नहीं चाहिए, तो ये कह इसका रहे हैं। मैंने वो वाला कॉन्सेप्ट लगाया था कि ब्लॉक ऑन ब्लॉक होता है ना, फ्रिक्शन में क्वेश्चन होते हाँ हैं, वो चीज भी सोच सकते हो, यस। पर उसके अंदर मतलब वो करके ऐसे नहीं हो सकता कि ये भी बिल्कुल ही मतलब ऐसे, तो वो नहीं सी, हाँ कनेक्टिंग। मतलब देखो, ऐसा नहीं हम कह सकते कि हाँ बिल्कुल वो हिलेंगे ही नहीं डिशेस। हम तो ये कह रहे हैं कि टेबल से डिसलॉज ना हो, कि बस ऊपर रह जाएंगी। ये तो आप प्रैक्टिकली भी आप सोच सकते हो, है ना, कि मतलब बिल्कुल थोड़ा सा मूव करेंगी बस। मुझे लगा डिसलो वहीं पे रहेंगे ऐसे। नहीं नहीं, मुझे भी यही लगा कि वही रह गया। नहीं नहीं, कुछ तो करेगा वो। ये ट्रू फॉल्स में देखना बच्चों क्या है, एक बार सारी कर लें डिस्कस फटाफट। मोमेंटम कम होता है फिर बढ़ता है। In this situation, principle of conservation of momentum is not obeyed. नहीं तो प्रिंसिपल तो ओबे हो रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, वो तो ये है कि एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। तो एक्सटर्नल फोर्स में वो डिसोबे हो जाता होता है। नहीं मतलब इससे तो ऐसा लग रहा है कि वो लॉ ही इनवैलिड हो गया, मतलब ऐसा लग रहा है एज इफ हाँ कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि लॉ एप्लीकेबल ही नहीं है। हाँ एक्सटर्नल फोर्स में नहीं है एप्लीकेबल। अभी मतलब मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा व्हाट दे वांट टू से। अगर तो ये कहना चाह रहे हैं कि मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रहा, तो ऑफ कोर्स यस मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रहा, है ना। हाँ, अगर वो ये कह रहे हैं कि हाँ जी, मतलब यहाँ पे आपका लॉ फेल हो जाता है मोमेंटम वाला, एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी बेसिकली फेल हो जाता है, तो वो तो नहीं है, स्लाइटली एम्बिगुअस।
सेकंड में क्या है कि ये गलत हो गया क्योंकि वो सराउंडिंग एयर को नहीं पुश करता, वो तो अपने अंदर से ही गैसेस को इजेक्ट करता है। थर्ड बच्चों अगेन मतलब ट्रू फॉल्स दोनों हो सकते हैं, ये इस पे डिपेंड करता है ना कि अगर तो पर्सन एक्सेलरेट कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में होगी, फिर रिटार्ड कर रहा है तो ऑपोजिट में होगी, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो जीरो भी हो सकती है। तो सारे केसेस पॉसिबल हैं थर्ड में तो। राइट, फोर्थ में तो चलो ये तो आपको पता ही है सीधा सीधा, है ना, कि मतलब एक्सेलरेशन अलग आएगी। फिफ्थ में क्या है कि बेसिकली अगर हम अर्थ की रोटेशन को लें तो ट्रेन की तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ स्पीड सेम होएगी, लेकिन एक्चुअल स्पीड तो अलग अलग हो जाएगी ना। तो मतलब एक केस में फिर वो v²/r वाली टर्म बड़ी हो जाएगी। समझ गए बच्चों, अगर हम अर्थ की रोटेशन को भी ले लें, मतलब हम स्पेस फ्रेम से अगर देखें, नॉट इन अर्थ फ्रेम। आगे बच्चों, इंटीजर बच्चों एफ पार्ट। ये फोर्थ करा रहा हूँ मैं बच्चों, एफ फोर्थ। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? सब्जेक्टिव 1 में क्या प्रॉब्लम है? सर इसमें ए और बी के बीच में क्या फोर्स होगी? क्या ए और ए और बी के बीच में क्या फोर्स होगी? मतलब अगर हम ये कांस्टेंट स्पीड से ड्रैग कर रहे हैं तो मतलब ए और बी में काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगी। सर अब यहाँ पे भी रॉड है तो नॉर्मल क्यों आएगी उसकी? क्या? जैसे अब ये ए भी रॉड से कनेक्टेड है हाँ, तो तो ए तो मूव नहीं कर सकता, हाँ जी हाँ पर जी बी तो मूव कर रहा है ना उसके हाँ रिलेटेड। जी हाँ जी, हाँ, तो नॉर्मल क्यों आएगी ए की? नहीं, वर्टिकल में तो होएगा ही ना फोर्स। क्यों? सर रिजिड नहीं मतलब रॉड तो उसको टेंजेंशियल में भी दे सकते हैं फोर्स। नहीं, रॉड उसको वर्टिकली कैसे रोक के रखेगी? वो तो रोक ही सकती है रॉड तो। अगेन आप यही मान रहे हो कि आप मान रहे हो कि यहाँ पे रॉड को फंसाया हुआ है ना? यस सर, ये तो हमने मतलब ऐसे ऐसे ही होता है ये तो। नहीं, सर ये किस बात की रॉड है फिर, मतलब फायदा ही नहीं है। ये इस बात की रॉड है कि ये उसको लेफ्ट राइट नहीं मूव कर सकती। देखो अगेन वही बात है, अब आपको क्वेश्चन की सेंस समझनी पड़ेगी। अगर उस तरह दिया होता तो फिर तो इसका कोई काम ही ना होता ना ऊपर वाले ब्लॉक का।
ये क्या आप तो सर हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया हो। नहीं नहीं, इतना भी रेलेवेंट नहीं रहते ऐसे। आगे। हाँ बचाओ, और कोई तो नहीं है? नाइन्थ में क्या कर रहे हो? 1 kg क्या? कोई मास गिवन होना चाहिए। नहीं, मास की तो जरूरत नहीं होनी चाहिए, मास तो कट ही जाता है इसमें। है ना बच्चों, मास तो कट जाएगा ना। हम्म। तो 8th क्वेश्चन में तो बस आपको मतलब किसी भी इंस्टेंट पे, जैसे ये एंगल थीटा बन गया, ये थीटा एंगल ओमेगा टी बन गया, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ वेलोसिटी हो गई, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकाल के मोमेंटम लिख दोगे आप। इसका आंसर में ना जो जे कैप की टर्म है उसमें मतलब एक माइनस वीएम नहीं आना चाहिए? ये तो उन्होंने उसी का ही लिख दिया सीधा ना। हाँ, यस सर, पार्टिकल का ही अर्थ अर्थ फ्रेम फ्रेम लिख में। दिया। आएगा इसकी तो फिर सेंस ही नहीं बनी। हाँ जी। सर जो 7th क्वेश्चन है, मतलब एक बार ये हो गया था एक बार ना, मतलब मैंने एक बार पूछना है फिर भी ना, जो एक बार जो ये नीचे वाला जो पुली है, जो इसका एक बार ना सिचुएशन बनाता हूँ, एक बार उसका वो करना, पूरा कॉन्स्टेंट लगाना उसके ऊपर, वो लगाते होते हैं जो पुली वाला, एक बार मतलब इसकी एक्सेलेरेशन मान लो सभी चीजों की, तो एक बार वो लिख दो एक्सप्रेशन जो हम लिखते होते हैं ना, एक शॉर्टकट भी लगाया था हमने, AC इक्वल टू A1 + A2/2 वाला। वो तो यहाँ नहीं लग सकता। हाँ ये लिखना, मतलब इसकी रिलेटिव में जाके करता होता हूँ मैं, P2 की पुली की, मतलब उसकी रिलेटिव में एक बार चला गया, फिर जो थ्रेड्स की सेम कर देता हूँ एक्सेलेरेशन उसकी डायरेक्शन में। हाँ, मतलब यहाँ पे हम कैपिटल M के फ्रेम में चले जाएं। हाँ जो, हाँ जिससे वो हाँ मतलब वो वाला, हाँ हाँ, तो जो उसकी एक्सेलेरेशन आ जाएंगी, बस वो फिर उसकी मतलब जो नीचे वाला है उसकी हॉरिजॉन्टल में एक्सेलेरेशन इक्वल टू उसकी वर्टिकल में कर दूंगा। एक बार अगर मैं फ्रेम में पहुंच गया, पुली रेस्ट पे आ गया एक बारी, पुली रेस्ट पे आ गई, फिर तो बस ये हो जाएगा कि उसकी हॉरिजॉन्टल नीचे वाले की, मतलब जितना इसकी एक्सेलरेशन इधर को है उतनी इसकी अच्छा इधर को वो होगी, फिर उतनी इसकी इधर को। मतलब यहाँ कंस्ट्रेंट की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, फॉर दैट मैटर।
अगर आप उसके फ्रेम में ही चले गए तो। हाँ मतलब वो कि जो वायर की लेंथ है वो सेम है, मतलब ऐसे हाँ हाँ ऐसे कह रहे हैं। हाँ। ओके सर, ठीक। हाँ बच्चों, ये फोर्थ बताओ कैसे किया। कुछ ऐसे सिचुएशन बन गई, मान लो ये x पार्ट जमीन पे आ गया, l माइनस एक्स पार्ट ऊपर है। या उल्टा कह लो, दैट डजंट मैटर। क्या करोगे इसके आगे? Total force on the surface of the table is n times the weight of the part of the string lying on the table. हाँ जी बच्चों, बताओ किसी ने कैसे किया इसको? सर ये इस टाइप का क्वेश्चन बूस्टर में नहीं था एक? था, बिल्कुल था। नेक्स्ट क्लास में करूँ, ये किया नहीं क्या? ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से ट्राई करना है मैंने। चलो कर लो ट्राई, कोई नहीं, अगली क्लास में करा दूंगा वो। ठीक है। ठीक है, एक बार ट्राई कर लो बच्चों। मैं हिंट दे देता हूँ, ट्राई टू यूज f इक्वल टू dp बाई dt। अच्छा एक बच्चों, बिफोर वी फिनिश, एक थर्मो का क्वेश्चन था जिसका वो कुछ आंसर का था ना चक्कर, कि जो मैं आपको कह रहा था कि किसी ने बताया नहीं, वो एक्सपेंशन वाला, फ्री एक्सपेंशन वाला। क्या कह रहे हो गोपाल, WP वाला कौन सा कह रहे हो? मैं तो उस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, एक था नहीं जिसमें। मैं तो वो वाला कह रहा था जो अभी सुबह वाली क्लास में हमने छोड़ दिया था कि वो भी करा दो। जो कौन था सा ना, छोड़ा था? जो स्प्रिंग वाला आपने कहा था कि ये टिपिकल है, वही होगा, उससे जो मेंस में आया था वो वो 2024। अच्छा, बस उसमें तो आपने क्या करना है कि वेलोसिटी की लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन मान लो। मतलब वेलोसिटी नहीं निकल रही थी, मतलब बाकी तो इंटीग्रेट इंटीग्रेट की मैं बना लिया था मतलब मैंने। आप ऐसे मान लो कि जैसे ऐसे स्प्रिंग है कि इस एंड की वेलोसिटी v है, इसकी 0 है, तो yes, वेलोसिटी को लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मतलब किसी भी x डिस्टेंस पे जो पार्ट है उसकी वेलोसिटी मतलब v बाय l इंटू एक्स हो गई। फिर इसको किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं भी लीनियरली है? नो, ये अजम्पशन माननी पड़ती है। ओके सर। तभी मैं कह रहा था कि बड़ा टिपिकल सा है। एक यार किया नहीं था आपने फ्री एक्सपेंशन वाला क्वेश्चन, जिसमें पहले आंसर
कुछ और दिया हुआ था, मैंने करेक्ट कराया था 18। सर वो कहाँ पे था? ऊपर ही था सर, यस सर, वो सिंगल आंसर में था। सिंगल में था वो। 18 तो बच्चों ये इसमें 18 मतलब एक्चुअली क्या चक्कर है, सिर्फ एक कि ना ये नहीं कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ कि ये आइडियल गैस है। अगर तो आइडियल गैस मानते हैं हम, फिर तो बिल्कुल यही आएगा, 300 आएगा। ठीक है, बट हाँ ऐसा कह लो कि अगर आइडियल नहीं मानेंगे फिर तो हम निकाल ही नहीं सकते। हाँ हम सिर्फ इतना कह सकते थे कि अगर मतलब नॉन आइडियल होती गैस तो आपका वो जो केमिस्ट्री वाला कंसेप्ट है, जूल थॉमसन इफेक्ट, तो उस केस में हम ये कह सकते थे बस कि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, बट फिर आप उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते थे। Isn't it? कैसे शोभित? जूल थॉमसन सिलेबस में है नहीं क्या? चलो फिर छोड़ो, फिर तो बस कुछ नहीं, लीव इट। चलो ठीक है बच्चों, ओके। सर हाँ स्पर्श पूछो। सर मैंने ये पूछना था सर, जैसे हमने एक 3A3B में क्वेश्चन नहीं किया था जिसमें जैसे दो प्रोजेक्टाइल हैं, वो हाईएस्ट पॉइंट पे मतलब कोलाइड कर रहे हैं, तो वहां पे हम मोमेंटम कंजर्व करवाते होते थे। ठीक है, सर तो उस केस में मतलब जैसे जो जी वाली फोर्स है सर, वो तो मतलब एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, तो हम उस केस में मोमेंटम क्यों कंजर्व करवाते हैं? कौन सी फोर्स एक्स्ट्रा लग रही है? वो जी वाली mg। वो तो नॉन इम्पल्सिव हुई ना। यार हम एक्सटर्नल फोर्स कंसेप्ट तो मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन की क्या कंडीशन होती है, याद करो, इम्पल्सिव नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस, एक्सटर्नल यस सर, हाँ इम्पल्स जी, नहीं होनी चाहिए। एक्सटर्नल एमजी फोर्स इम्पल्स, तो यस सर। एमजी फोर्स तो नॉन इम्पल्सिव है ना, उसकी तो कोई इम्पल्स आएगी ही नहीं, मतलब नहीं वो उस बहुत कम टाइम के लिए लगेगी, तो फोर्स इनटू टाइम 0 ही हो जाएगा। ओके सर, हाँ जी। जी चलो, ओके सर बच्चों। सर हाँ एक डाउट था, हम्म, जैसे कि हम किसी भी बॉडी की ग्रेविटेशन पोटेंशियल लिखते हैं, हम्म, अगर सर हम इंटीग्रेशन से करें या हम सेंटर ऑफ मास से करें, दोनों से आंसर सेम आता है। हाँ तो मतलब ऐसा क्यों है कि कई केसेस में सेंटर ऑफ मास चल जाता है, मतलब जैसे कि हम अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें वहां पे चलता नहीं, है। देखो एक बात समझो, वो तब आता है सेम जब आप कम हाइट्स मानते हो, जब आप मतलब बेसिकली आप mgh को इंटीग्रेट कर रहे हो, यस सर। है ना, मतलब बेसिकली हम यस ये कह रहे हैं कि इंटीग्रल mgh इज इक्वल टू mgh ऑफ cm। यस सर। बट अगर आप अगर आप दूसरा रिजल्ट लगाओगे -gmm/r वाला, फिर h से नहीं निकलेगा, मतलब फिर सेंटर ऑफ मास वाले कंसेप्ट से नहीं निकलता जो आप इलेक्ट्रोस्टैट्स में कह रहे हो। यस सर। यस सर। हाँ तो वो तो क्योंकि वहां पे आपने मतलब mgh जब हम मान रहे हैं, तब तो हमने एक तरह से यही मान लिया ना कि फोर्स कांस्टेंट ही है mg। यस सर, कांस्टेंट मान लिया नीचे लग रहा हाँ, और यही चीज मैंने आपको बताई थी कि बेसिकली सेंटर ऑफ मास कब नहीं लगता, जब आपकी फोर्सेस डिस्टेंस डिपेंडेंट होती हैं। है। ओके सर, जस्ट इलेक्ट्रोस्टैट्स वगैरह में हर जगह तो फोर्स और डिस्टेंस डिपेंडेंट है, इसलिए यस। तब सेंटर ऑफ मास नहीं लगता। ओके सर। ठीक है,
चलो ओके बच्चों, गुड नाइट, बाय बाय। अच्छा तुमने पढ़ना है अभी, ठीक है। नहीं नहीं, मैं भी अभी जाग रहा हूँ 2-3 घंटे तो। चलो बाय बच्चों।